नेक्स्ट यूनिट 5 के अंदर जो आपका टॉपिक है हमने करना है दैट इज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस, जिसको आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी बोल सकते हो बिकॉज इंडस्ट्रीज़ में ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ही हैं, राइट। कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस यानी ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज कंसर्न्ड विद द इंडस्ट्री, ऑब्वियसली वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या समझना है हमें, उसको समझो। देखो, मैंने आपको बताया लेबर यूनियंस के बारे में, राइट। मैंने आपको बताया था कि कई बार लेबर यूनियंस प्रेशर बनाता है, या लेट्स से जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स की वेलफेयर के लिए कई बार चीज़ें करता है, ठीक है। या फिर कई बार वर्कर्स किसी चीज़ से खुश नहीं होता तो वो जाता है मैनेजमेंट के पास, लेट्स से फॉर द काउंसलिंग या फॉर एनी अदर थिंग, राइट। ग्रीवेंस हैंडलिंग बोलते हैं इसको। सो ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, जो एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट हैं बहुत चीज़ों के लिए, वो आपका आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस में। एंड वो रिलेशन अच्छा होना बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज वो आगे की बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट डालता है, राइट। हम इसको पढ़ेंगे। It denotes the relation between employer and employees in the industry. It also includes the relations between various unions between the state and the unions as well as those between the employer and the state. बेसिकली कोई भी दो पार्टीज जो आपकी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रही हैं, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि ये रिलेशन अच्छा होना चाहिए, हारमनी आएगी। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, राइट। सो इट वाज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। सो वो यही हारमनी है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स बिकॉज दैट इज़ द आइडियल सिचुएशन जब दोनों आपस में मिलकर कॉर्डियल रिलेशन में कंजीनियल एनवायरनमेंट में काम करेंगे। हायर प्रोडक्टिविटी, आप सब शांति में काम करेंगे तो सब प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एक बंदा दूसरे के पास जाता है कुछ डिसीजन लेने से पहले और डिसीजन थोपता नहीं है, अपना ऑटोक्रेटिक रूल नहीं चलाता, अथॉरिटेटिव रूल नहीं चलाता, दैट इज़ डेमोक्रेसी। कि मैं वर्कर्स के लिए कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो मैं वर्कर्स को पहले कंसल्टेशन में लूँगा, उनसे थोड़ी सलाह मशवरा करूँगा, उनका भी ओपिनियन जानूँगा, उन्हें पहले इन्फॉर्म करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए ये डिसीजन लेने वाला हूँ, तुम इनसे एग्री करते हो कि नहीं। ये सब आप क्यों कर रहे हो? क्यों आप चाहते तो सीधा बोलते वर्कर्स पे आके मैंने ये डिसीजन ले लिया, अब से कल से ऐसे चलेगा। नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटेटिव है, नॉन डेमोक्रेटिव है। तो अगर डेमोक्रेटिक है, सो अगर वो कर रहा है देन दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ठीक है। देन एक और टर्म आपको मैंने बताया था कलेक्टिव बार्गेनिंग। जैसे कि कोई यूनियन है, वो थोड़ा बहुत प्रेशर बनाता है, कन्विंस करता है, नेगोशिएशंस करता है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग में आते हैं। दीज आर बेसिकली लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स में आना, इश्यूज़ बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट को रखना, एंड डिसीजन मेकिंग में उनको इम्पैक्ट करना, कॉपरेशन की बात है बेसिकली, राइट। फेयर बेनिफिट्स टू द वर्कर्स, अगर अच्छा रिलेशन नहीं है तो उनके साथ फेयर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सो देन द रिलेशंस बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट आर कॉर्डियल, प्रोडक्टिविटी हैज हाई, एम्प्लॉयर्स कैन अफोर्ड हायर बेनिफिट टू दी वर्कर्स। कि ठीक है, वर्कर्स भी हमारी सुनते हैं तो हम भी उनके लिए बेनिफिट कर देंगे। सब खुशी का माहौल रहेगा तो मोराल भी सबका हाई रहेगा, राइट। अगर सबको ऐसे खुश नहीं रखेंगे तो मोराल भी कम होएगा। फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक चीज़ मैंने मैनेजमेंट की बहुत स्टार्टिंग में बताई थी एमपी में, वर्कर्स या कोई भी, देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज, जो कि बिल्कुल ख़राब चीज़ है इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट लाइक टूडेज़, राइट। सो ये डायनेमिक एनवायरनमेंट में चेंज लाना वर्कर्स में, मैनेजमेंट अगर इंश्योर करना चाहती है कि वो मैनेज जो वर्कर्स हैं वो डायनेमिक हो जाएं, वो रेजिस्ट ना करें, तो फिर भाई उनकी भी बातें माना करो, तभी वो आपकी मानेंगे, राइट। तो वो यही चीज़ है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे रखो, आपको फ्यूचर में जाके कोई उनसे बात मनवानी पड़े तो आप मनवा सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज मैनेजमेंट, दोनों का फ़ायदा है ऑब्वियसली। अवॉइड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स, अगेन स्ट्रेस वाली चीज़ भी आ जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे तो स्ट्राइक्स वगैरह कम होंगी, टर्नओवर कम होएगा, लोग छोड़ के कम जाएंगे, एब्सेंटीज़म कम होगा, लोग एब्सेंट भी कम रहेंगे। ओबियसली रिलेशंस अच्छा है, पीसफुल माहौल है तो सब अच्छा ही होगा, प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी, सब अच्छी चीज़ें लिख देना बेसिकली, राइट। देन वी हैव एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ये भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया, राइट। तो ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। पार्टिसिपेंट्स और वेरिएबल्स, अब ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें, एक तो एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन, एक एम्प्लॉयर्स का ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन, और एक गवर्नमेंट का भी इंक्लूजन होता है। इसको आप एक ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हो, जैसे ये बना रखे हैं इन्होंने, ये आप बना सकते हो। एक तो क्या है एम्प्लॉयर, एक है एम्प्लॉय और एक है गवर्नमेंट।
अब ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई और गवर्नमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, तो ये अपना कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन बन सकती है, ट्रेड यूनियंस जो कि एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन बन सकती है ना, उनका इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। गवर्नमेंट वगैरह के साथ कोई इंटरेक्शन होगा तो आप सीधा कहाँ मिलोगे, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स में। तो ये गवर्नमेंट वाला हो गया, ये एम्प्लॉयज़ वाला हो गया, ये एम्प्लॉयर एसोसिएशन तो एम्प्लॉयर का है ही, राइट। सो ये तीनों आपस में आपको दिख रहे हैं ना रिलेटेड। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एंड डिस्प्यूट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ लिया, ये था आपके सिलेबस में। दूसरा एक टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का एंड उसका रिड्रेसल स्कीम, राइट। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का क्या मतलब है कि भैया अगर पीस है तो ठीक है, अगर वो पीस भंग हो जाए तो आप उसे डिस्प्यूट बोलोगे, राइट। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स any dispute or difference between employer and employee, or between, sorry, employers and employers, or between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labor of any person. Basically किसी के भी साथ कोई झगड़ा है, that is industrial dispute, right? They are the symptoms of industrial unrest. कुछ तो गड़बड़ हुई है, disturbance शो कर रही है आपकी, disturbance, ठीक है। वेपन्स ऑफ लेबर, अब देखो जब भी ये डिस्प्यूट्स कभी भी आते हैं ना, तो वर्कर्स क्या करेंगे। वेपन्स ऑफ लेबर का मतलब कि भैया डिस्प्यूट करोगे तो वो क्या औजार निकाल लेंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे। स्ट्राइक पे जाने का मतलब सीधा बोलते हैं वी आर सीजिंग टू वर्क, हम काम ही नहीं करेंगे, काम नहीं करना, दैट इज स्ट्राइक पे गए हैं, नहीं काम कर रहे हैं, रिफ्यूज़ल है सीधा, राइट। सो इट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर फोर्सिंग द मैनेजमेंट टू एक्सेप्ट कि भाई अब वो तो फोर्स ही हो गया ना एक तरह से। आप बोल रहे हो हम काम ही नहीं करेंगे जब तक आप हमारी मांगें पूरी नहीं करोगे। सो दैट इज़ वॉट डायरेक्टली आप बोल रहे हो कि भैया करनी ही पड़ेंगे आपको, नहीं तो आपका काम ही रोक देंगे हम, राइट। अब ये स्ट्राइक भी बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक स्ट्राइक है। इकोनॉमिक स्ट्राइक में क्या होगा, लेबरर्स डिमांड इंक्रीज इन वेज, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, अदर फैसिलिटीज़, जो कि उनका इकोनॉमिक्स और पैसे का सिस्टम हिलाएगी, दैट इज़ इकोनॉमिक स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक, यहाँ पे सीधा मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड यूनियंस जो हैं इसी पे जाती हैं। जस्ट कोई भी उनकी डिमांड्स है ना, जो सब लोग चाह रहे हैं कि यार ऐसे ऐसे कर दो, लेट से हमारे फैक्ट्री में आरओ लगवा दो, दैट इज़ अ जनरल स्ट्राइक, राइट। हंगर स्ट्राइक यानी कि बहुत प्रेशर बनाना है अगर आपको कि भैया डिमांड्स पूरी करो। दे आर लाइक हम रिफ्यूज़ टू टेक फूड, हम खाना ही नहीं खा रहे जब तक आप हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हो। देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड सिंपैथेटिक स्ट्राइक। इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होंगी ना आपकी, उस इंडस्ट्रीज़ में बहुत फर्म्स होती हैं। लेट से कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री उठाई आपने, उसका कोई एक यूनिट में कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से दूसरे यूनिट वाला कोई स्ट्राइक पे जा रहा है, बिकॉज उसके साथ गलत हुआ है पहले वाले के साथ, देन यू कॉल इट सिंपैथेटिक स्ट्राइक। एग्जाम्पल देखो, लेट से वर्कर्स ऑफ, यहाँ दिया है, वर्कर्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री मे गो ऑन स्ट्राइक इन सिंपैथी विद देयर फेलो वर्कर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री हु मे ऑलरेडी बी ऑन द स्ट्राइक। उनके सपोर्ट में जाने के लिए, ताकि उन्हें थोड़ा सिंपथाइज कर सके वो, इसलिए जाते हैं। देन वी हैव स्टे इन स्ट्राइक। स्टे इन मतलब हम कैंपस में हैं, कैंपस नहीं मतलब फैक्ट्री में ही हैं, काम नहीं करेंगे, लेकिन हम प्लेस ऑफ वर्क पे ही बैठे हैं। इसको आप ये भी बोलते हो टूल डाउन। टूल डाउन समझ रहे हो कि आपने टूल्स जो यूज़ करना है बस वो नहीं करेंगे, हम नॉर्मल आएंगे बट टूल नहीं उठाएंगे, राइट। या पेन डाउन। पेन डाउन का मतलब ये होता है ना, लेट्स से यू आर राइटिंग समथिंग, पेन डाउन करने का मतलब यू आर सीइंग दैट पेज, आप कुछ भी उसमें सोच सकते हो थॉट्स, बट वो लिख नहीं पाओगे। इसी तरीके से वर्कर्स जो हैं आ गए हैं बट वो काम नहीं करेंगे, सो इट्स कॉल्ड पेन डाउन स्ट्राइक, टूल डाउन स्ट्राइक और स्टे इन स्ट्राइक। वाइल्ड कैट स्ट्राइक, यहाँ पे वर्क प्लेस से बाहर चले जाएंगे वो विदाउट ऑथोराइजेशन बाय द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन कोई ऑथराइज नहीं कर रहा है, बट दे आर जस्ट कि हम काम से निकल गए, वॉक आउट कर रहे हैं। स्लो डाउन, यहाँ पे दे रिमेन ऑन देयर जॉब, दे डू नॉट स्टॉप वर्क बट दे रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ वर्क। अमाउंट की बात हो रही कि हम लेट से पहले 100 यूनिट्स बनाते थे, आ भी रहे हैं हम, लेकिन अब हम बनाएंगे सिर्फ 20 यूनिट्स, दैट इज स्लो डाउन स्ट्राइक, ठीक है। तो ये सारी टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स हैं, ठीक है, आपको 5-6 याद होनी चाहिए। बॉयकॉट, बॉयकॉट का मतलब पता है ना कि कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप बोल रहे हो हम आपका कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करें, प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड बॉयकॉट, ठीक है। तो ये भी वर्कर्स कर सकते हैं। पिकेटिंग, पिकेटिंग का मतलब वर्कर्स आर डिसुएडेड फ्रॉम द वर्क बाय स्टेशनिंग सर्टेन मैन एट द फैक्ट्री गेट्स
सच अ स्टेप इज़ कॉल्ड पिकेटिंग। वर्कर्स को वर्क से दूर लिया जा रहा है, फैक्ट्री गेट पे मान लो उनको वहाँ पे खड़ा रख के रख दिया कि यहाँ से अब आगे नहीं जाना, राइट, दैट इज़ पिकेटिंग। अगेन वायलेंस नहीं है जब तक इट इज़ लीगल, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है घेराव, घेराव घेराव समझ लो, घेर लो। सो बेसिकली थोड़ा बहुत ये फिजिकल जाने वाली चीज़ हो जाती है, समवट फिजिकल, ठीक है। बेसिकली जिसको भी आप घेर रहे हो उसको आप क्या बोल रहे हो, फिजिकल मेंटल दोनों प्रेशर डाल रहे हो। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो ह्यूमिलिएशन, जिससे आप उसे गो थ्रू करवा रहे हो ताकि वो मजबूर ही हो जाए आपके काम को करने के लिए, राइट राइट। इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ये हमने जो पढ़े थे क्या थे कि वर्कर्स चाहें तो अपना वेपन्स निकाल सकते हैं। मैनेजमेंट क्या वेपन्स निकालती है, वो एम्प्लॉयर एसोसिएशन मैंने आपको बताया बना सकती है लॉकआउट। ये समझना लॉकआउट क्या होता है। जो भी आपकी प्लेस है जहाँ पे काम होता है, लेट से फैक्ट्री वगैरह, वहाँ पे आपने लॉक लगा दिया अगर, तो कोई उस पर आ जा नहीं सकेगा। सो द एम्प्लॉयर में क्लोज द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेम्परेली, सच अ स्टेप इज इन टेक्निकली नोन एज अ लॉकआउट। इट इज़ द रिवर्स ऑफ अ स्ट्राइक एंड इट इज़ अ वेरी पावरफुल वेपन to pressurize the workers to return to the place of work. Means closing of a place of employment or the suspension of work or the refusal by an employer to continue to employ any number of persons employed by him। बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि भैया तुम आ रखे हो बट हम काम ही नहीं करवा रहे तुमसे, तो ये उसमें ये डर बैठ जाएगा कि अरे काम नहीं दे रहे हैं, काम तो चाहिए ना, पैसे तो कमाने हैं ना। सो दे आर लाइक नहीं हम नहीं करें, दैट इज़ लॉकआउट, कि हमने बंद कर दिया, आप काम ही नहीं करोगे। काम नहीं करोगे तो आप बोल भी नहीं सकते कि पैसे लाओ, है ना, किसके पैसे, काम ही नहीं किया तो। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, बेसिकली कोई डराने के लिए भी हो सकता है, एक्चुअल में भी कर सकते हो, किसी की सर्विसेज को आपने वो कर दिया ब्लॉक, कि आप you can go back, you're no longer needed, you are out of this work, fired, right, that is called। Mail list may be circulated to the other employees as to restrict their chances of getting employed with those employers। मतलब आप किसी को ब्लैक लिस्ट कर देते हो और फिर आपने किसी इंडस्ट्री में बाकी एम्प्लॉयर्स बाकी कंपनीज को भी वो लिस्ट भेज दी कि इनको हमने सो एंड सो ग्राउंड्स पे ब्लैक लिस्ट किया है, तो आप भी देख लेना लेने से पहले एक बार, है ना। तो ये उनकी इमेज और जगह खराब करती। तो ये तीनों चीज़ें जो पढ़ी है वेपन्स ऑफ मैनेजमेंट, वो यही है, उनके दिमाग में डर डालना वर्कर्स के दिमाग में, ताकि वो ऐसी चीज़ें ना करे जिससे वर्क रुक जाए, राइट। कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसमें कुछ बहुत वो चीज़ नहीं है। इकोनॉमिक कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़, पर्सनल कॉजेज़, इनडिसिप्लिन, ये सब क्या है देखो एक एक करके, बहुत बस बेसिक है, समझा देता हूँ फिर भी। लेट से इकोनॉमिक की बात करो, दोनों में झगड़ा इसलिए हो रहा है फॉर सम इकोनॉमिक रीज़न, कैसे हायर बोनस मांग रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट ज़्यादा मांग रहे हैं, बेसिकली वो चीज़ें जिसमें पैसों का इधर उधर हिलेगा सिस्टम, राइट। पेड हॉलीडेज़ मांग रहे हैं, वर्किंग आवर्स की रिडक्शन मांग रहे हैं, बेटर वर्किंग कंडीशंस मांग रहे हैं, इन सब है, अलाउंसेज टाइप्स मांग रहे हैं। इन सब में उनका मनी का जाएगा, मनी निकलेगी उनके हाथों से, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इकोनॉमिक। पॉलिटिकल कॉजेज़ वो ट्रेड यूनियंस वाली हो जाती है ना, कि जो ट्रेड यूनियंस है ना मोस्टली मे बी दे आर कंट्रोल्ड बाय समवन विच हैज़ सम पॉलिटिकल कनेक्शन, राइट। सो उनका लीडर वो पॉलिटिकल वाला होता है। सो कई बार वो पॉलिटिकल प्रेशर बन जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे एंड उसको बात मनवानी पड़ती है। सो ये डिस्प्यूट का रीज़न पॉलिटिकल कॉज भी हो सकता है। पर्सनल कॉजेज़ बेसिकली जैसे ये है ना, ले ऑफ, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, रिट्रेंचमेंट, कि अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का आना जाना, उनको इधर से उधर भेजना, यहाँ से ऊपर प्रमोशन करना, ये सब पर्सनल कॉजेज़ में आते हैं। इनडिसिप्लिन, किसी ने वायलेंस की या कोई ऐसा हरासमेंट टाइप कुछ चीज़ कर दी, राइट, तो दैट इज़ फॉर दैट। देन और रीजंस नहीं है कोई, इंडिया में लिख रखा है देखो, इसका अगेन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। वेजेस अलाउंस, मैंने जो इकोनॉमिक कॉजेज़ बताए थे वो यही थे, वेजेस रिलेटेड और अलाउंस रिलेटेड, राइट। इन पर्सनल एंड रिट्रेंचमेंट, ये भी जो मैंने बताया, पर्सनल में वो आ गया आपका ट्रांसफ़र, ले ऑफ या फिर प्रमोशन, एंड रिट्रेंचमेंट तो अलग से हो ही गया, ठीक है। बोनस वाला भी इकोनॉमिक टाइप में था बट यहाँ अलग दिखा दिया, ठीक है। इंडिसिप्लिन एंड वायलेंस सेम ही पॉइंट्स हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है यहाँ पे, राइट। आगे चलते हैं। और कॉजेज़ इंडिया में लिखें, लीव एंड आवर्स ऑफ वर्क, है ना, कोई इनसे भी कुछ नहीं होता इसलिए डिस्प्यूट हो जाता है। मिसलेनियस, बाकी सारी चीज़ें जैसे नॉन रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कि आप मैनेजमेंट जो है ट्रेड यूनियन को थोड़ा भाव ही नहीं दे रही है, कि पूछ ही नहीं रही है उसको। र्यूमर्स को स्प्रेड हो गए, वर्किंग कंडीशन, कम्युनिकेशन नहीं है, बिहेवियर और सुपीरियर अच्छा नहीं है, राइवलरी वगैरह आ रखी हैं,
मिसलेनियस रीजंस, राइट। सो इसमें भी अगेन, देन थोड़ा और आगे चलें, अच्छे रिलेशंस के लिए क्या कर सकते हो? देखो, ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर बना के चलो जिसमें कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, ये सब हो। कम्युनिकेशन तो मैंने बताया ही, रीज़न है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो पाएंगी। फेयर पर्सनल पॉलिसीज़, अगर प्रमोशन ट्रांसफ़र सब फेयर तरीके से करोगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, डिस्प्यूट नहीं करेगा। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, बेसिकली अगर मैनेजमेंट जो है सबकी बात समझने की कोशिश करे एंड चाहे कि वर्कर्स के साथ में मिलकर हमें चलना है, they take steps for it, they are proactive management, they'll reduce the disputes के chances। stronger unions भी अगर जो है strong बने, they are transparent enough and जो pressure बनाएंगे वो एक तरीके से बनाए, rational तरीके से बनाए, तो they can also अपनी demands मनवा सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, अगर अगेन दोनों एक दूसरे की सलाह मशवरा लेंगे तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है ये, तो चीज़ें और पीसफुल हो जाएंगी। देन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट, कि भैया आप एग्रीमेंट करके रखते हो लेकिन अगर वो प्रॉपर एग्रीमेंट पे दोनों बात मान ही रहे हैं, कि अगर पहले से ही कोई चीज़ डिसाइड है, उसी वो डिसाइडेड बात ही करनी है, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना। सो यही है, एग्रीमेंट दोनों जो है जो बना रखे उस पर ही टिके रहें। गवर्नमेंट का रोल अगेन रेगुलेशन का होगा, कीप एन आई रखने का होगा, यही सब। देन इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी इन इंडिया, ठीक है। अब ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? मतलब आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को हैंडल करना है, इसके लिए आप दो चीज़ें करोगे। पहली है प्रिवेंटिव, कि वो डिस्प्यूट होने ही ना दो, है ना, होने ही नहीं देना, दैट इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिव मशीनरी। दूसरा है सेटलमेंट की, अब हो गया तो क्या करना है, दैट इज़ सेटलमेंट वाला। प्रिवेंट करने के लिए आप 5 चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एक है वर्कर्स पार्टिसिपेशन, बेसिकली जो डेमोक्रेसी की मैंने बात की थी। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग, नेगोशिएशन, इसकी भी मैंने बात की थी। एक आपको याद हो ट्राईपार्टाइट बॉडीज़ की बात की थी, ट्राईपार्टाइट यानी एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, ठीक है। कोड ऑफ डिसिप्लिन रखना एंड देन स्टैंडिंग ऑर्डर्स, बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। ये आपके प्रिवेंटिव हैं कि अगर ये चीज़ें करोगे तो वो होगी ही नहीं, उस बात नौबत ही नहीं आएगी, उस बात वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचेगी, राइट। सेटलमेंट अगर हो जाए तो क्या कर सकते हो? एक होता है एडजुडिकेशन, एक होता है आर्बिट्रेशन, एक होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एक होता है कंसिलिएशन। एडजुकेशन, आर्बिट्रेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कंसिलिएशन। एजुकेशन में 3 आ गए, नेशनल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट्स। कंसिलिएशन में 2 आते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स और लेबर कोर्ट्स। अगेन ये वाले चीज़ें फिर भी आप स्किप कर देना, ये नाम, ये जो 4 हैं और ये जो 5 हैं, ये याद रखने ही रखने। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। देखो, पहला तो प्रिवेंशन, मैंने आपको बताया प्रिवेंशन में 5 चीज़ें थी, एक एक करके उनको पढ़ रहे हैं। देखो, ट्राईपार्टाइट बॉडीज़, इसमें आपको याद रखने होंगे 2 नाम, एक है आईएलसी, एक है एसएलसी। आईएलसी, एसएलसी, आईएलसी इज़ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, एसएलसी इज़ स्टैंडिंग लेबर कमेटी। दोनों ही चीज़ें अलग अलग रीज़न से बनी हैं, इनके दोनों अलग अलग काम हैं। क्या करते हैं काम, वो देखते हैं। पहले दोनों का एजेंडा देख लो। एजेंडा है, इट इज़ सेटल्ड बाय लेबर मिनिस्ट्री आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सजेशंस। दीज बॉडीज work with minimum procedural rules to facilitate free and fuller discussion among the members, right? So ILC जो है वो मीट करती है once a year, SLC meets as and when necessary। काम क्या है इनका, वो दोनों का देखो। जो ILC है वो प्रमोट करते हैं यूनिफॉर्मिटी इन द लेजिस्लेशन, कि सारे लॉज जो हैं वो यूनिफॉर्म रहें, कोई एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट वगैरह ना करे, एक रूल दूसरे को काटे ना, राइट। देन ले डाउन अ प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट एंड डिस्कस द मैटर्स ऑफ ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस एज बिटवीन द एम्प्लॉयर, जो भी डिस्कस करना है वो करो। इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर रेफर टू इट फॉर एडवाइस, टेकिंग इनटू अकाउंट द सजेशंस मेड बाय द स्टेट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। बेसिकली गवर्नमेंट का एक साथ लिंक है, राइट। एसएलसी होता है, उसका मेन काम बस ये है कि ऐसे क्वेश्चंस और उनके बेसिस पे आंसर्स लाना, एडवाइस वगैरह जारी करना बेस्ड ऑन जो गवर्नमेंट वगैरह उन्हें सजेशंस दे रही है, गवर्नमेंट सजेशन दे रही है या वर्कर्स को एम्प्लॉयर कोई भी उसे सजेशन दे रहा है, उस बेसिस पे ऐसी चीज़ें डिटरमाइन करना कि क्या किया जा सकता है, राइट। तो ये आपका जो मैंने आपको बताया था ट्राईपार्टाइट बॉडीज़ होती हैं, इसमें इन दोनों का मेंशन आप ज़रूर करेंगे। देन कोड ऑफ डिसिप्लिन, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि लोग डिसिप्लिन में रहे। सेल्फ इम्पोज्ड म्यूचुअली एग्रीड वॉलेंटरी प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड रिलेशंस। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट में देखें तो अगेन जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ डिसिप्लिन के, अगर आपने नहीं पढ़ रखे हैं तो।
सो वो डिसिप्लिन के प्रिंसिपल्स जो है फॉलो करें, राइट। इसमें और कुछ नहीं है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात करें, स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? जो भी एम्प्लॉयमेंट में आप रहते हो उनकी कुछ कंडीशंस, राइट। यहाँ पे देखो ना, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द स्टेज ऑफ एंट्री टू द स्टेज ऑफ एग्जिट। बेसिकली जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, बेसिकली क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, कोड ऑफ कंडक्ट है एक तरह से, राइट। देन सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट पे आ जाओ। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग थी जो कि यहाँ पे गिवन थी। स्टैंडिंग ऑर्डर्स कर लिया, कोड ऑफ डिसिप्लिन कर लिया, ट्राइपार्टाइट बॉडीज़ कर लिया, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे गिवन नहीं है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग, बट अब इनको भी पढ़ेंगे। आपको पता हो तो मैंने आपको वैसे बता रखा है डेमोक्रेसी वाला और कलेक्टिव बार्गेनिंग दोनों ही टॉपिक्स, बट ठीक है आगे इनको डिटेल में थोड़ा कर लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल सेटलमेंट वाले पे चलते हैं कि अगर हो जाए तो क्या करना है। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन, एजुकेशन। कंसिलेशन और मीडिएशन थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होती है, कोई और आके दो का झगड़ा सुलझवाता है। रैशनल एंड ऑर्डरली डिस्कशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कंसिलेटर। कंसिलेटर वही है, मीडिएटर बोल लो, या जो भी एक मीडियम बनता है दोनों का सेटलमेंट करवाने के लिए, वो, राइट। आर्बिट्रेशन पे आ जाओ। आर्बिट्रेशन इज़ बेसिकली अगर कोई दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं तो वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन कर सकते हो। इट वाज एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी, उन्होंने अप्लाई किया था। बेसिकली क्या होता है, अगर आप कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स से कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है तो जो कंसिलिएशन ऑफिसर है, मे परसुएड द पार्टीज टू रेफर द डिस्प्यूट टू अ वॉलेंटरी आर्बिट्रेट। मतलब फर्स्ट वाला जो स्टेप किया वो नहीं होता तो नहीं काम करता, तो आप इस पे आते हो। बेसिकली गेटिंग द डिस्प्यूट सेटल्ड थ्रू एन इंडिपेंडेंट पर्सन चोजन बाय द पार्टीज इन्वॉल्व म्यूचुअली एंड वॉलेंटरीली। मर्जी से वो एक बंदा चुनती है जो ये हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करवा सकता है, दैट इज़ आर्बिट्रेरी, राइट। Provision was made because of lengthy legal proceedings. Arbitrator is not arbitrator is not vested with any judicial powers. Derives his power to decide the dispute from the agreement that the parties have made between themselves regarding the referring of the dispute to the arbiter। उन्होंने बस बोला है इसलिए वो आया है ना, और कोई रीज़न नहीं है, उसके पास पावर नहीं है एज सच करने के लिए, राइट। बट ज़रूरी नहीं है कि वो भी जो है काम कर जाए। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन ऑल्सो समटाइम्स फेल्स। लेट से कोई लैक ऑफ बंदा ही नहीं मिला आपको, या कोई अपील नहीं है अगेंस्ट जो भी उसने अवार्ड आपको दिया, जो भी बोला है उसके अगेंस्ट आप कुछ अगेन अपील नहीं कर पाओगे। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑन द फेलियर, ये जो थर्ड स्टेप है इस पे आएंगे अभी। एब्सेंस ऑफ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, बेसिकली इसका प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, कि किसको लाएं कैसे लाएं, लाएंगे तो ठीक होएगा नहीं होगा, है ना। एडजुडिकेशन मीन्स अल्टीमेट रेमेडी है एक तरह से, process which involves intervention by a third party appointed by the government with or without the consent of the parties to the dispute। गवर्नमेंट को ही लाता है बेसिकली। आपको पता हो अपने कंपनी लॉ में पढ़े नेशनल एनसीएलटी वगैरह, सो वो नेशनल ट्रिब्यूनल है। देर आर सम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स ऑल्सो, देर आर सम लेबर कोर्ट्स ऑल्सो। तीनों ही चीज़ें हैं। लेबर कोर्ट्स ये गवर्नमेंट कर सकती है डिसाइड कि क्या चाहती है वो। डिफरेंस है बेसिकली आर्बिट्रेशन और एजुकेशन में, कुछ बहुत वो बड़ी बात नहीं है। आर्बिट्रेशन मैंने आपको बताया वॉलेंटरी है, वो कंपलसरी होता है। आर्बिट्रेशन जो है आप किसी आर्बिट्रेटर को देते हो जो कि आप खुद आपस में एग्रीमेंट में आते हो, वो वाला जो है वो गवर्नमेंट बेसिकली करता है कि डिस्प्यूट को करने के लिए क्या करना है। अब इसके जो नाम होंगे वो स्पेसिफाई होते हैं उसी एग्रीमेंट में, उसका जो है दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब आर्बिट्रेटर असेसर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन वो अगर लेबर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो कुछ असेसर्स को कर सकते हैं अगर वो चाहें। अब यहाँ गवर्नमेंट में आस्क थर्ड पार्टी नॉट बाउंड बाय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बट कंसर्न इन द डिस्प्यूट टू प्रेजेंट इट्स केस बिफोर द आर्बिट्रेटर। लेकिन गवर्नमेंट वाला अगर एजुकेशन में आता है तो ओनली द पार्टीज दे कैन प्रेजेंट द केस। तो बहुत बेसिक से डिफरेंस है, कोई वो बात नहीं है बड़ी बात, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये। इसके बाद ट्रेड यूनियन का एक टॉपिक है वो हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।